धुरंधर पार्ट 1 एक जासूसी थ्रिलर है जिसमें रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में है। ये फिल्म 1999 और 2001 में हुए टेररिस्ट अटैक के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन धुरंधर पर बेस्ड है, जिसके तहत भारतीय रॉ एजेंट को पाकिस्तान भेजकर आतंकी गतिविधियों और रहमान डकैत का खात्मा करना था। सर, मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं अजय सान्याल को, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ हैं। ये रोल प्ले किया है आर माधवन ने। 30 दिसंबर 1999 कांधार एयरपोर्ट, जहां भारतीय एयरप्लेन को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया है। अजय सान्याल यहां नेगोशिएशन के लिए आया हुआ है। आतंकवादियों की 2 डिमांड्स हैं। पहली डिमांड कि उनके 3 साथी टेररिस्ट को छोड़ा जाए और दूसरी कि इन्हें ढेर सारे पैसे भी चाहिए। 160 पैसेंजर्स को बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को ये डिमांड्स माननी पड़ती हैं। अजय सान्याल ऐसी टेररिस्ट गतिविधियों से निपटने के लिए एक प्लान बनाता है, जिसके तहत एक रॉ एजेंट को पाकिस्तान भेजा जाएगा, जो वहाँ के कॉर टेररिज्म की छोटी से छोटी डिटेल्स भारत तक पहुँचाएगा। लेकिन इस प्लान को अप्रूवल नहीं मिलता। टाइमलाइन जंप होता है और आता है 13 दिसंबर 2001। इस दिन एक और बड़ी घटना घटती है। दिल्ली के संसद भवन पर आतंकवादी हमला होता है, जिसे लीड करता है कांधार हाईजैक में इन्वॉल्व आतंकवादी सनी काजी। इस अटैक में काफ़ी पुलिस ऑफिसर्स मारे जाते हैं। इस एक और बड़ी घटना के बाद मिशन धुरंधर को मंजूरी दे दी जाती है। रणवीर सिंह को अब हम अफगानिस्तान में देखते हैं और ये क्लियर हो जाता है कि रणवीर सिंह ही वो धुरंधर है। नाम दिया जाता है हमजा अली मज़ारी और पहचान मिलती है एक बलूचिस्तानी के। हमजा अफ़गानिस्तान के रास्ते होते हुए पाकिस्तान पहुंचता है, फिर कराची के लियारी टाउन तक, जहां बड़े बड़े गैंग्स का दबदबा है। लियारी पहुंचकर हमजा मोहम्मद आलम से मिलता है, जो आलम जूस सेंटर चलाता है। ये भी एक इंडियन रॉ एजेंट है। हमजा को यहाँ रहते हुए 1 साल हो जाता है और काफ़ी हताश सा रहने लगता है। ये बात आलम भी नोटिस करता है। हमजा को अजय सान्याल की बात याद आती है। हमारे देश में सबसे घातक औजार है नज़र और सब्र। दोनों की धार हमेशा तेज रखना। तुम्हारा मकसद सिर्फ पाकिस्तान में घुसना नहीं है, पूरे जंगल में राज करना है। ये बात उसमें हौसला देती है और अपने रास्ते पर चलने का उद्देश्य भी। आलम हमजा को शॉप पर ले जाता है, जहाँ वो खुद काम किया करता था। उसने यहाँ 12 साल गुजारे थे। आलम हमजा को बताता है कि लियारी के सारे गैंग्स कौमों में बटे हुए हैं। तू बलोच है, इसलिए रहमान डकैत के गैंग में ही घुस सकता है। लियारी में रहमान डकैत के अलावा बाबू डकैत और अरशद पप्पू के गैंग भी हैं, जो मिलकर रहमान डकैत के खिलाफ काम करते हैं। रहमान डकैत बाबू डकैत का नाजायज़ बेटा है। जिस दिन उसे पता चला, उसी दिन उसकी माँ का भी इंतकाल हो गया। सब कहते हैं कि रहमान डकैत ने ही अपनी माँ को मारा था। लियारी के 1/3 हिस्से पर बाबू डकैत और अरशद पप्पू का ही राज है। ये दोनों मिलकर रहमान डकैत के खिलाफ काम करते हैं। आलम हमजा को रिजवान से मिलवाता है। रिजवान भी एक इंडियन रॉ एजेंट है और पप्पू अरशद के गैंग के लिए काम करता है। रिजवान खबर देता है कि रहमान डकैत के बड़े बेटे को उसके दोस्त की शादी में मारने का प्लान है। अगर हमने उसके बड़े बेटे नईम को बचा लिया तो रहमान डकैत के गैंग में एंट्री मिल सकती है। शादी में सब एजेंट्स वेटर बनकर जाते हैं, क्योंकि कैटरिंग का काम आलम जूस सेंटर को मिला होता है। लेकिन एक गड़बड़ हो जाती है। नईम अपने छोटे भाई फैसल को भी शादी में लेकर आता है। थोड़ी देर में ही 3 लोग आते हैं और ताबड़तोड़ गोलीबाजी स्टार्ट कर देते हैं। हमजा दोनों बेटों को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बड़ा बेटा गोलियों से छलनी हो जाता है। वो मर चुका है। हमजा का प्लान फेल हो जाता है। तभी हमजा नई ट्रिक आजमाता है और नईम को बचाने की कोशिश करते हुए हॉस्पिटल लाता है। हमजा का ये नाटक काम करने वाला होता है और अब यहाँ एंट्री होती है रहमान बलोच की, यानी रहमान डकैत। छोटा बेटा रहमान को बताता है कि हमजा ने किस तरह उसकी जान बचाई। रहमान इसके बदले हमजा को पैसे देने के लिए कहता है, पर हमजा मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। आज़ादी से लेकर आज तक हम बलूचों को अपना हक नहीं मिला, वो इज़्ज़त नहीं मिली। आपने हमें पहचान दिलाई, इसके बदले में मुझसे जो बन पड़ा मैंने वही करने की कोशिश की। मुझे इसके पैसे नहीं चाहिए। इस बात से हमजा को रहमान डकैत के गैंग में एंट्री मिल जाती है। हॉस्पिटल में लियारी टाउन का पॉलिटिशियन भी रहमान डकैत से मिलने आता है, जिसका नाम जमाल जमाली है। और जमाल जमाली ने रहमान डकैत को अपना सपोर्ट दिया होता है। वो रहमान डकैत से कहता है कि इलेक्शन करीब है, वो अभी ऑपोजिट गैंग से भिड़ने की कोशिश ना करे और अपने बेटे की मौत का बदला लेने की भी ना सोचे। इलेक्शन के बाद सब मिलकर बदला लेंगे। अपने बेटे की मौत का बदला ना ले पाने की वजह से रहमान डकैत दिन रात बदले की आग में जलता रहता है। उज़ैर बलोच, जो रहमान डकैत का कजिन होता है, को हमजा पर काफ़ी भरोसा हो चुका था। उज़ैर बताता है, जिसने लियारी पर कब्जा कर लिया उसने कराची पर कब्जा कर लिया, जिसने कराची को जीत लिया उसका पूरा पाकिस्तान हो गया।
हमजा को गैंग में रहते हुए रहमान डकैत के इल्लीगल कामों का भी पता चलता है। नकली हथियारों का कारोबार, उसके ठिकाने, उसके सपोर्टर। डोंगा और सियाही हमजा को उसका घर दिखाने ले जाते हैं, जहां डोंगा छत से लियारी के इलाके दिखाते हुए बताता है कि कौन सा इलाका पठान गैंग का है, कौन सा इलाका बाबू डकैत का है। डोंगा से यहाँ हमजा को चौधरी असलम के बारे में भी पता चलता है, जिसने एक बार रहमान डकैत को उठाया था। चौधरी असलम एक लौता इंसान था जिससे सारे बलोच खौफ खाते थे। कभी वो लियारी का एसपी हुआ करता था। अब इस पोस्ट पर मकसूद नाम का उनका ही आदमी है। एक दिन सब गैंग्स मेंबर्स बैठे खाना खा रहे होते हैं। टीवी पर न्यूज चलती है जिसमें रहमान डकैत के बेटे नईम के मर्डर के बारे में बताया जाता है कि 1 महीना हो गया लेकिन हमलावर पकड़े नहीं गए। पूरी लियारी जानती है कि हमलावर बाबू डकैत के गैंग से थे, फिर भी रहमान डकैत ने कोई जवाबी हमला नहीं किया। क्या सियासी आकाओं के लिए रहमान डकैत अपने बेटे की मौत से मुंह फेर लिया है या फिर रहमान डकैत अपनी ताकत खो चुका है? एक दिन रहमान डकैत अपने साथियों से पूछता है कि क्या उसे अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहिए। साथियों का कहना होता है कि बदला इलेक्शन के बाद लेना चाहिए। अगर अभी हमला करेंगे तो इलेक्शन पर असर पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टी बिदक जाएगी और गैंग चलाने के लिए उनसे जो भी रकम मिलती है वो सब बंद हो जाएगी। अब रहमान डकैत हमजा से पूछता है कि तू मेरी जगह होता तो क्या करता। हमजा कहता है मैं बदला लेता, क्योंकि बाबू डकैत ने जो किया है वो सोच समझ कर किया है। उसने ठीक इलेक्शन से पहले आपके बेटे की जान ली ताकि हम हमला ना करें। अगर आप इलेक्शन जीतने की वजह से हमला नहीं कर रहे हैं तो आप इलेक्शन कब का हार चुके हैं। मुकम्मल जीत के लिए आपको पूरी लियारी पर कब्जा करना होगा। बाबू डकैत को पता है कि आप हमला नहीं करेंगे, इसलिए वो बेफिक्र बैठा होगा। यही मौका है उसके सारे साथियों को खत्म करके उसके पूरे इलाके पर कब्जा करने का। इससे न केवल आपका बदला पूरा होगा बल्कि लियारी टाउन में ये भी मैसेज जाएगा कि रहमान डकैत के ऊपर कोई भी नहीं। रहमान डकैत हमजा की बात से सहमत होता है और बाबू डकैत के गैंग मेंबर्स की फील्डिंग सेट करके उन्हें खत्म करते हैं। रहमान डकैत बाबू डकैत को लोहे की बाट से पीट पीट के मार डालता है और अपने बेटे की मौत का बदला लेता है। 2007 लियारी कराची। जमील जमाली 3 लाख वोटों के साथ इलेक्शन जीत चुका है और आवाम को संबोधित कर रहा होता है। फिर रहमान डकैत अपने साथियों के साथ आता है और सारा अटेंशन रहमान डकैत पर आ जाता है। आवाम जोर शोर से रहमान डकैत को अप्रिशिएट करती है। ये देख जमाल जमाली भी रहमान डकैत के साथ खड़ा रहने में समझदारी समझता है, क्योंकि सारी जनता रहमान डकैत के साथ थी। लेकिन जमाल जमाली इनसिक्योर हो जाता है। विक्ट्री स्पीच के दौरान ही हमजा जमाल जमाली की बेटी यलीना से मिलता है और धीरे धीरे उसे इम्प्रेस कर लेता है, क्योंकि आगे के मिशन के लिए उसे उसकी जरूरत पड़ने वाली होती है। वहाँ पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन खनानी ब्रदर्स भी आते हैं और रहमान डकैत को पॉलिटिक्स में खड़े होने का आइडिया देते हैं और मिलकर बिजनेस करने की बात भी करते हैं। रहमान डकैत को पॉलिटिक्स वाला आइडिया अच्छा लगता है और जमील जमाली से अपनी एक अलग पार्टी बनाने का जिक्र करता है कि मेरी इस पार्टी का सपोर्ट आपके साथ ही रहेगा। जमील जमाली का डर सच साबित होता है, क्योंकि जो बिजनेसमैन अब तक अपने फायदे के लिए उसे सपोर्ट करते थे अब वो रहमान डकैत को सपोर्ट करने लगते हैं, क्योंकि लियारी के अंदर अब सबसे ज्यादा दबदबा रहमान डकैत का हो चुका है। रहमान डकैत का क्रेज लोगों में बहुत ही बढ़ चुका है। खनानी ब्रदर्स काफी गैर कानूनी काम करते हैं। फर्जी स्टैंप, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, गैर कानूनी हथियार, नकली नोट की सप्लाई, जिससे वो करोड़ों कमाते हैं। हमजा को पता चलता है कि ये लोग भारत के 500 और 1000 के नकली नोट बनाकर समुद्र के रास्ते वाया भारत में सप्लाई करते हैं। ये टिप एजेंट आलम तक पहुंचती है और फिर अजय सान्याल के पास, जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है कि नकली नोट का रैकेट चल रहा है, कैसे ये हो रहा है, पाकिस्तान से इंडिया तक कौन इन्वॉल्व है, सब पता करो। दूसरी तरफ खनानी ब्रदर्स के साथ रहमान डकैत और साथियों की एक मीटिंग फिक्स होती है, जहां वो मेजर इकबाल से मिलवाते हैं, जो एक ISI का हेड होता है और एक बड़ा ISI एजेंट भी। ये रोल प्ले किया है अर्जुन रामपाल ने। मेजर इकबाल बिजनेस ऑफर करता है कि उसे भारी तादाद में असला बारूद चाहिए, मगर ऐसी बंदूक है जिस पर रूसी अमेरिका का नाम छिदा हो, क्योंकि कल को अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो ISI का नाम ना आए। इस पर उजैर कहता है कि वो तो डुप्लीकेट हथियार बनाते हैं। इकबाल का कहना है कि बलोच यूनाइटेड फोर्स और वहाँ के 9 खलीफाओं ने रहमान डकैत को शहर बलोच का खिताब दिया हुआ है, इसलिए रहमान डकैत के कहे को बलूचिस्तानी मना नहीं कर पाएंगे। रहमान डकैत सारा सामान उनसे खरीद ले, वो दुगनी कीमत देंगे। मेजर इकबाल डायरेक्ट उनसे सामान नहीं खरीद सकता, क्योंकि बलोच अपने मुल्क के लिए खुद लड़ रहे हैं। हाल ही में ISI और रेंजर्स ने BFF के बहुत से राइवल्स को मारा और इन्वेस्टिगेशन के नाम पर उनके 70 रिश्तेदारों को भी मरवा चुका था। रहमान
डकैत अपनी कौम से गद्दारी करने की मना कर देता है। मेजर इकबाल कहता है कि सियासत में हर कोई गलत काम करके ही ऊपर तक पहुंचता है। हमजा को यहाँ पता चलता है कि इनके लिए गए हथियारों से 3 अक्टूबर को भारत में और बड़े लेवल पर आतंकी हमला किए जाने की साजिश रची जा रही है। इस डील के बदले रहमान डकैत को माली मजबूती के साथ जरबारी साहब तक सिफारिश पहुंचाने और इलेक्शन में सपोर्ट देने का आश्वासन भी दिया जाता है। इस पर रहमान डकैत वार्निंग भी दे देता है कि अगर वादा खिलाफी हुई तो रहमान डकैत की मौत कसाई नुमा होती। खनानी ब्रदर्स में से एक भाई जावेद खनानी ये खबर जमाल जमाली तक पहुंचा देता है कि अगर रहमान सियासत में आ गया तो आपकी कुर्सी तो गई। जमाल जमाली रहमान डकैत के खिलाफ नफरत उड़ेलता है और उसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग करने लगता है। और अब एंट्री होती है द जिन यानी चौधरी असलम की। इस रोल में है संजय दत्त। एसपी चौधरी असलम कभी ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स हुआ करता था, जमील जमाली ने सस्पेंड करा दिया था। फिलहाल चौधरी असलम बड़े साहब के लिए काम कर रहा है। हमजा रहमान डकैत पर मेजर इकबाल के साथ हथियारों वाली डील को लेकर सवाल उठाता है तो रहमान डकैत उस पर भड़क जाता है। आलम और हमजा 3 अक्टूबर 12 मुजाहिद रवानगी कराची से इस कोड को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट में पाते हैं कि वो लोग बोट से जाएंगे, गुजरात बचाना होगा। ये खबर जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी तक पहुंचाई जाती है, लेकिन गुजरात में ही 3 अलग अलग लोकेशंस के साथ कमेटी इसे सही से गैस नहीं कर पाती और इंटेलिजेंस कमेटी ये खबर नेवल इंटेलिजेंस और गुजरात ATS तक पहुंचाने की कहती है। वो इसे हैंडल कर लेंगे। ये चूक आगे इंडिया पर काफी भारी पड़ने वाली थी। रहमान डकैत हथियारों के लिए बलोच यूनाइटेड फोर्स कैंप जाता है और वहाँ के लीडर शिरानी से मिलता है, जो जोश के साथ रहमान डकैत और साथियों का इस्तकबाल करता है। बलोच फोर्स रहमान डकैत को हथियार देने के लिए राजी हो जाता है। चौधरी असलम जमाल जमाली से मिलता है। यहाँ पता चलता है कि 1997 में रहमान डकैत का एनकाउंटर हो जाता, लेकिन जमाल जमाली ने अपने फायदे के लिए ऐसा नहीं करने दिया और चौधरी असलम को सस्पेंड करा दिया। 7 साल बाद जमील जमाली अब अपने फायदे के लिए चौधरी असलम को वापस पोस्टिंग देता है, लेकिन चौधरी असलम ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि लियारी की सारी पुलिस रहमान डकैत की जेब में है। रहमान डकैत के एनकाउंटर से पहले ही उसका खात्मा कर दिया जाएगा। इसका हल पूछने पर चौधरी असलम लियारी टास्क फोर्स की डिमांड करता है, जिसमें उसके ही बंदे होंगे। उसे लियारी से असला बारूद और फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए। टास्क फोर्स का एक सीक्रेट ऑफिस भी होगा, साथ ही उसके काम करने के तौर तरीकों में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, तभी वो पोस्टिंग लेगा। जमील जमाली सारी शर्तें मान लेता है और चौधरी असलम को टीम के रूप में स्पेशल टास्क फोर्स मिल जाती है। इन सब के पैरेलल हमजा और यलीना की लव स्टोरी भी चलती है। हमजा यलीना को लेकर आलम जूस सेंटर आता है, जहां रखे न्यूज़पेपर में चौधरी असलम का फोटो देखकर यलीना कहती है कि ये एसपी चौधरी असलम है जो अब्बू से मिलने घर आता रहता है। हमजा यलीना से चौधरी असलम पर नजर रखने की कहता है। भारत में अजय सान्याल को खनानी ब्रदर्स और मेजर इकबाल को भारत के बड़े मंत्री और उनके बेटे के साथ की गई एक बड़ी मैसिव डील के बारे में पता चलता है। ये डील 2005 में की गई थी, जिसमें इंडिया भी अपनी करेंसी का रॉ मटेरियल उसी ब्रिटिश कंपनी से बनवाना शुरू करेगा जिसे पाकिस्तान बनवाता है। भारतीय करेंसी की प्लेट्स पाकिस्तान में होने का ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये काम उसी मंत्री और उसके बेटे का हो सकता है, लेकिन इन मंत्रियों का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। सब जानते हुए भी सान्याल और बंसल कुछ नहीं कर सकते। सान्याल सही टाइम आने तक बात दबाकर रखने की कहता है। रहमान डकैत ने बलूच राइफल से जो भी हथियार उठाए थे वो हथियार मेजर इकबाल तक पहुंचा दिए जाते हैं। मेजर इकबाल उन हथियारों को तैयार किए गए आतंकवादियों को सौंप देता है और देखते हैं कि किस तरह से ये लड़कों को आतंक फैलाने के लिए तैयार किया जा रहा है। चौधरी असलम ने रहमान बलोच को ट्रैप करने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी थी। रहमान डकैत के नौकर के जरिए छोटे बेटे के खाने में कुछ मिलवा देता है, जिससे कि उसके बेटे की तबीयत खराब हो जाती है। रहमान डकैत बेटे को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकलता है। चौधरी असलम का प्लान था कि रास्ते में रहमान डकैत पर हमला कर उसे पकड़ लेगा और ये दिखाएगा कि रहमान डकैत ने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की, जिससे रहमान डकैत का एनकाउंटर कर दिया। रहमान डकैत पकड़ा जाता है और जो हमला 3 अक्टूबर को होने वाला था वो अभी पोस्टपोन हो गया, क्योंकि इंडिया तक इस हमले की खबर पहुंच चुकी है। रहमान डकैत की गिरफ्तारी की खबर हमजा और उज़ैर को मिलती है। उज़ैर जमाल जमाली को फ़ोन करके बताता है, लेकिन ये जाल वो जमाल जमाली का ही बुना हुआ होता है। वो कुछ हेल्प नहीं करता, वो फ़ोन कट करके एक तरफ फेंक देता है। इसी बीच हमजा के फ़ोन पर जमील जमाली की बेटी यलीना का वीडियो आता है, जिसमें जमाल जमाली, अरशद पप्पू और चौधरी असलम होते हैं।
वीडियो में जमील जमाली चौधरी असलम से रहमान डकैत को मारने की कहता है और अरशद पप्पू को लियारी का कंट्रोल मिल जाएगा। वीडियो मिलते ही वो जमील जमाली की बेटी को अपने घर भेज देता है और उसे फोन बंद करने की भी कहता है। अब वो वीडियो जमाल जमाली को भेजता है कि रहमान डकैत का एनकाउंटर रुकवा दे वरना ये क्लिप न्यूज चैनल्स को भेज देगा। जमील जमाली चौधरी असलम को फोन करके रहमान डकैत को मारने की मना करता है, पर चौधरी असलम आवाज न सुनाई देने का बहाना करके फोन काट देता है। जमाल जमाली हमजा से कहता है कि एसपी असलम मान नहीं रहा। इस पर हमजा चौधरी असलम के ऑफिस का पता लेकर वहां पहुंचता है और उसकी टीम के बंदों को पंखों पर उल्टा लटका देते हैं। चौधरी असलम रहमान डकैत का एनकाउंटर करने वाला ही होता है कि हमजा का वीडियो कॉल आता है जिसमें चौधरी असलम की ऑफिस में उसके बंदे उल्टे लटके होते हैं। हमजा कहता है कि रहमान डकैत को नहीं छोड़ा तो पूरे टास्क फोर्स और हेडक्वार्टर्स को आग लगा देगा। चौधरी असलम को मजबूरी में रहमान डकैत को छोड़ना पड़ता है और इस तरह हमजा रहमान डकैत का विश्वास फिर से जीत लेता है। हनानी ब्रदर्स के गोदाम पर रहमान डकैत अपनी गैंग को लेकर पहुंचता है। हनानी ब्रदर्स उन्हें अंदर लेकर जाते हैं जहां मेजर इकबाल भी मौजूद होता है और सब खुशी मना रहे होते हैं। इंडिया पर किए गए टेररिस्ट अटैक 26/11 का अटैक, इंडिया की तबाही, मुंबई के ताज पर अटैक, ये सब देखकर सब सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी स्क्रीन पर दिखाया जाता है अजमल कसाब, जिसे ऑफिस में AK-47 दी गई थी और इस लड़के ने जिसका नाम कसाब था भारत में आतंकी हमला कर रहा था। 26/11 को किए गए टेररिस्ट अटैक की रियल फुटेज भी दिखाई देती है। साथ ही टेररिस्ट के बीच हुई फोनिक बातचीत भी सुनाई जाती है। मेजर इकबाल वहीं से आतंकी हमले को हैंडल भी कर रहा होता है फोन पर और वहां मौजूद सारे लोग नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। हमजा को भी मजबूरन खून का घूंट पीकर नारा लगाना पड़ता है, लेकिन मजबूरी वाले अपने इमोशंस को बमुश्किल रोक पाता है। अब हमजा आलम के पास डिस्कशन करता है कि खबर तो पहले ही पहुंचा दी थी, फिर ये कैसे हो गया। एजेंट आलम बड़ी मुश्किल से हमजा को शांत करते हैं कि तुम यहाँ सिर्फ एक इंडियन एसेट हो, अगर पकड़े गए तो भारत की बड़ी बदनामी होगी। ये खेल हम जीतने के लिए खेल रहे हैं और इस खेल में सबसे जरूरी है हमारा जिंदा रहना। एजेंट आलम हमजा को डायरी देता है और हमजा डायरी लेकर कहता है, घायल हूं, इसलिए घातक हूं। हमजा घर पहुंचता है तो यलीना गुस्सा होती है। हमजा कहता है कि उसे पूरी लियारी पर राज करना है, अगर साथ दे सकती हो तो रुको वरना दरवाजा सामने है। यलीना हमजा के साथ चलने का रास्ता चूज करती है। अब टाइम लैप्स होता है, 2009 आता है जहां देखते हैं कि रहमान डकैत आकिब अली जरबारी की पार्टी ज्वाइन करता है। जमाल जमाली को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और चौधरी असलम और अरशद पप्पू भी खुश नहीं दिखते। एक रात हमजा अपनी डायरी में कुछ लिख रहा होता है, लेकिन यलीना के वहाँ आ जाने पर वो डायरी बंद कर देता है। हमजा यलीना से कहता है कि अपने पापा को कल सुबह चाय पर बुलाओ। जमाल जमाली को हमजा समझाता है कि अब तक तुमने जितने लोगों को भी सपोर्ट किया वो सब ऐसे थे जो कभी भी लियारी की कमान अपने हाथों में ले सकते थे। अगर लियारी पर अपना दबदबा कायम रखना है तो अब तुम किसी ऐसे को खड़ा करो जो तुम्हारा अपना हो। जमील जमाली समझ जाता है कि हमजा क्या कहना चाह रहा है। वो हमजा और यलीना की शादी करवाता है। शादी फंक्शन में रहमान डकैत, हनानी ब्रदर्स, मेजर इकबाल सहित बाकी लोग भी शिरकत करते हैं। ये लोग भारत पर नेक्स्ट टेररिस्ट अटैक की प्लानिंग करने लगते हैं। मेजर इकबाल के अकॉर्डिंग ये हमला 15 अगस्त को होना था। हथियारों की डिलीवरी की तारीख को लेकर पूछे जाने पर हमजा 9 अगस्त बताता है कि इस दिन रहमान डकैत फ्री है, इसी दिन हथियार डिलीवरी करेंगे। डील फाइनल हो जाती है, जबकि इस दिन पानी की पाइपलाइन का इनॉग्रेशन भी था। लेकिन इस बार हमजा का कुछ अलग ही प्लान चल रहा था। रात को हमजा अपनी डायरी खोलता है जहां उसके टारगेट्स लिखे होते हैं। वो नेक्स्ट पेज पर लिखता है रहमान डकैत। फिर अपने प्लान के तहत वो बलोच फोर्स के लीडर शिरानी के पास जाता है और 9 अगस्त को हथियार डिलीवर करने की कहता है और रहमान डकैत को डिस्टर्ब करने की मना करता है कि वो सियासी कामों में इस वक्त बिजी हैं। जो भी कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछना। 9 अगस्त के दिन वाटर पाइपलाइन का इनॉग्रेशन होता है। तभी उज़ैर को बलोच लीडर की कॉल आती है। उज़ैर हमजा से कहता है कि मुझे तो इस डील के बारे में पता ही नहीं था। हमजा कहता है कि भाई ने इस तारीख को फाइनल किया था। उज़ैर डिलीवरी लेने निकल जाता है। पाइपलाइन
के उद्घाटन के बाद हमजा रहमान टकेत को गाड़ी में लेकर निकलता है। हमजा अचानक बीच रास्ते में रास्ता बदलकर गाड़ी सुनसान रास्ते पर ले लेता है। अब हमें पता चलता है हमजा के मास्टर प्लान के बारे में, जिसमें जमील जमाली और चौधरी असलम भी शामिल थे। इस प्लान के तहत रहमान टकेत को जंगल में ले जाकर मार दिया जाए। रहमान उजैर के बारे में पूछता है तो हमजा कहता है कि वो हथियारों की डिलीवरी के लिए गया है। रहमान टकेत कहता है कि आज तो पाइपलाइन का उद्घाटन था, फिर हथियार डिलीवरी की तारीख किसने दी? हमजा कहता है कि आपने ही तो फाइनल की थी। फिर रहमान टकेत को रात वाली बात याद आती है कि 9 अगस्त ये तारीख तो हमजा ने बताई थी। फिर वो हमजा से गाड़ी रोकने की कहता है, लेकिन हमजा टाल देता है कि यहाँ बीच में रोकना खतरा है। रहमान टकेत गाड़ी रुकवाने की कोशिश करता है, लेकिन हमजा नहीं रोकता और गाड़ी सीधे पाइपलाइन से टकरा देता है। गाड़ी बुरी तरह क्रैश हो जाती है। गाड़ी में आगे बैठा आदमी बुरी तरह से बाहर जाकर गिरता है और उसका शरीर कट जाता है। इस एक्सीडेंट का पता चौधरी असलम को चलते ही वो अपनी टास्क फोर्स के साथ रवाना होता है। हमजा भागने की कोशिश करता है। रहमान का आदमी आता है तो रहमान उसे हमजा का पीछा करने की कहता है। दूसरी तरफ चौधरी असलम आकर रहमान टकेत की कार के ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है। रहमान टकेत जंगल की तरफ भाग निकलता है। एसपी असलम पीछा करते हुए जंगल की तरफ भागता है। दोनों में फाइट होती है। दूसरी तरफ डोंगा स्पेशल टास्क को रोकने के लिए ग्रेनेड पे ग्रेनेड ब्लास्ट करते जाता है, फिर खुद भी मारा जाता है। इधर हमजा रहमान के आदमी को मार डालता है। रहमान टकेत और चौधरी असलम के बीच काफी क्रूशियल फाइट होती है। फिर रहमान टकेत चौधरी असलम का गला दबाने की कोशिश करता है। पीछे से हमजा रहमान टकेत पर वार करता है। रहमान टकेत अब हमजा पर भी सवार हो जाता है। फिर हमजा को 26/11 का दिन याद आता है, जहां रहमान टकेत जश्न मना रहा होता है। हमजा पूरी ताकत लगा के रहमान टकेत को उठाकर पटक देता है और रहमान टकेत के चेहरे पर घूंसों से मारता रहता है। रहमान टकेत बहुत ज्यादा इंजर्ड होकर अधमरा हो जाता है। चौधरी असलम रहमान टकेत पर बंदूक तान लेता है। तभी उसे हमजा की बात याद आती है कि एसपी साहब कुछ भी हो जाए, शहर पहुंचने तक रहमान जिंदा रहना चाहिए। चौधरी असलम ऐसे ही गोली मारता है जिससे कि वो हॉस्पिटल जाने तक जिंदा रह सके। फिर हमजा रहमान टकेत को हॉस्पिटल ले जाने का नाटक करने लगता है। पहले तो कोई गाड़ी नहीं रुकती, फिर एक रिक्शे वाला दोनों को हॉस्पिटल तक पहुंचाता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही रहमान टकेत की मौत हो जाती है। रिक्शे वाला भी गवाही देता है कि हमजा भाई ने पूरी जान लगा दी रहमान टकेत को बचाने में। उजैर हमजा को गले लगाकर रोता है और हमजा का प्लान सक्सेस हो जाता है। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। रहमान टकेत की मौत से मेजर इकबाल को झटका लगता है तो अरशद पप्पू खुश होता है। अब हमजा अपने घर पर है और डायरी में लिखा रहमान टकेत नाम को मिटा देता है। इट्स मीन कि मिशन कंप्लीट। और यहाँ से रिवील होता है कि अजय सान्याल ने ही रणवीर सिंह को धुरंधर प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान भेजा था, जिसका असली नाम था जसकीरत सिंह रंगी, जो एक कैदी था जिसे फांसी की सजा हो चुकी थी और अपनी फैमिली को भी वो खो चुका था। अब वापस आते हैं प्रेजेंट में। डायरी में लिखे और भी नाम है, जैसे मेजर इकबाल, खनानी ब्रदर्स और बड़े साहब। ये बड़े साहब कौन है, हमजा की बैक स्टोरी और काफ़ी कुछ के लिए देखनी होगी धुरंधर 2 द रिवेंज, जो 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में लग चुकी है।